कोरोना नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, जालौन। दोस्तों, मेरे अभिवादन के तरीके से ही आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर आपको कोरोना के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। पहले भी कॉमन कोल्ड, मार्स, सार्स जैसी बीमारियाँ इस वायरस के द्वारा फैलाई जाती रही हैं। दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से इसके द्वारा एक नई बीमारी फैलाई गई, जिसको हम कोविड-19 या कोरोना वायरल डिजीज़ 2019 के नाम से जानते हैं। वायरस के इस नए स्ट्रेन को हम नोवेल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 कहते हैं। ये कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब हुआ कि ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग। मार्स ट्रांसमिट होता है कैमल्स से ह्यूमन बीइंग में। सार्स कैट से ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से समझा जाता है कि कोरोना डिजीज़ या कोविड-19 आई है बैट्स या पेंगुलिन में, क्योंकि बैट्स या पेंगुलिन में भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रेन्स मिले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये एक वैश्विक बीमारी, पैंडेमिक डिजीज़ अब बन गई है और इसके ट्रांसमिशन का तरीका या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये दो तरीके से फैलता है। पहला तरीका है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का, जिसमें कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आते हैं और वो व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाय फॉर्माइट, मीन्स जब किसी व्यक्ति ने खांसा या छींका, वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी ड्रॉपलेट्स। ये वायरस एयर में 3 घंटे तक, कॉपर में 4 घंटे तक, कार्डबोर्ड में 24 घंटे तक और स्टील और प्लास्टिक में 3 दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसकी कंटेजियसनेस या इन्फेक्टिवनेस मेज़र की जाती है R0 में। तो इस वायरस की R0 वैल्यू या इस डिजीज़ की R0 वैल्यू है 2.8। इट मीन्स कि ये कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन 3 व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। मीन्स ये 3 के प्रोडक्ट में फैलती है। मतलब एक व्यक्ति 3 को इन्फेक्ट करेगा, 3 व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 9 को इन्फेक्ट करेगा, फिर 27 को इन्फेक्ट करेगा। इस तरह से ये बीमारी 3 के मल्टीपल में फैलेगी। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस? मीन्स जब एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है पेशेंट, इन्फेक्शन के बाद जब तक इसमें सिम्टम्स आते हैं, वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी में 5 से 14 दिन का होता है। दूसरी वायरल बीमारियों में भी हमने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर इतने लंबे इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक केसेस या सब क्लिनिकल केसेस आते हैं और अननोइंगली पर्सन को पता ही नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है और वो अननोइंगली इस पीरियड में लोगों से मिलता है, बातचीत करता है और ये वायरस स्प्रेड करता रहता है अननोइंगली। किन लोगों में ज़्यादा चांसेस है इस वायरल डिजीज़ के होने के? कौन से लोग ज़्यादा प्रेडिस्पोज्ड हैं इस वायरल डिजीज़ के प्रति?
तो ओल्ड एज पर्सन्स जिनकी एज 65 ईयर्स एंड अबव है, मेल्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं इस बीमारी के लिए, डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं वो पेशेंट, कैंसर, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ेज़ हैं, एड्स, HIV या प्रेग्नेंट वुमेंस, ये लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। इनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा जल्दी ये लोग इस बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हाई राइज ऑफ फीवर, ड्राई कफ, फैटीग, डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मायल्जिया या बॉडी एक, सोर थ्रोट, इस तरह के सिम्टम्स इस वायरल डिजीज़ में देखे जाते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स दूसरी वायरल डिजीज़ेस में भी देखे जा सकते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज़। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वायरल डिजीज़ कोरोना वायरल डिजीज़ है या नॉर्मल फ्लू या कोल्ड है? द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम is more pronounced in coronavirus disease। पहली चीज, ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स होगा। अगर बुखार होगा, तेज़ बुखार होगा, हाई राइज ऑफ फीवर होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट कफ होगा, शरीर में दर्द ज़्यादा होगा, थ्रोट इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये कोरोना वायरल डिजीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मेजर चीज़ है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। पेशेंट की कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होगी कि वो या तो ऐसे देशों की यात्रा करके आया होगा जहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैली हुई है, या ऐसे स्टेट्स से आया होगा जहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, या ऐसी जगह से आया होगा, ऐसी सिटी से आया होगा जहाँ ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैली हुई है। कुछ मेंटल स्टेट्स भी होती हैं कोरोना के पेशेंट की, कोविड के पेशेंट की, जैसे कि इसमें एंग्जाइटी देखी जाती है। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मीडिया में सभी जगह लोग इतना सुन रहे हैं इस बीमारी के बारे में और जानते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनमें एंग्जाइटी होना एक स्वाभाविक सी बात है। और पेशेंट में सबसे मेजर कंप्लेंट जो पाई जाती है वो है एंग्जाइटी। दूसरी कंप्लेंट जो होती है वो है फियर एंड वरी। फियर एंड वरी किसके लिए? फियर एंड वरी अबाउट हिज ओन हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ द हिज रिलेटिव्स, हिज फ्रेंड्स। ही इज़ वेरी मच फियरफुल फॉर दैट। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन उसका होता है, सैडनेस होगी, डिप्रेशन में पेशेंट चला जाएगा। ये सारी मेंटल कंडीशंस होती हैं पेशेंट की जब वो इस डिज़ीज़ की से ग्रसित होता है, इस डिज़ीज़ की चपेट में आता है। तो आइए जानते हैं स्टेजेस ऑफ द डिज़ीज़। कितनी स्टेज होती हैं इस डिज़ीज़ की? 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज माइल्ड स्टेज होती है और 81% ऑफ केसेस में माइल्ड स्टेज में ही ये डिज़ीज़ होती है और यहीं से वो रिकवर हो जाते हैं। सेकंड स्टेज आती है सीवियर स्टेज। 14% ऑफ द पेशेंट गोज़ टू द सीवियर स्टेज ऑफ द इलनेस। एंड थर्ड स्टेज इज़ क्रिटिकल स्टेज। ओनली 5% ऑफ द पेशेंट go to the critical stage, and in these patients respiratory failure and multiple organ failure may happen. अब इस डिजीज़ को बचाने के लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं? तो पहला इन्वेस्टिगेशन है ब्लड टेस्ट। इसमें ब्लड टेस्ट में जो मेन थिंग हमारे सामने आएगी वो है लिम्फोपीनिया, मीन्स डिक्रीज इन
lymphocyte level. What is lymphocytes? Lymphocytes are a type of WBC. तो lymphocyte कम होने से हमें ये पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, इम्यूनिटी पावर हमारी कम हो गई है। और इसके अलावा राइज ऑफ क्रेटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि शो करता है कार्डियक इंजरी। LDH बढ़ा हुआ मिल सकता है, SGPT SGOT रेशियो बढ़ा हुआ मिल सकता है, CRP लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, फ्रैटिन लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है, अमीनो ट्रांसफरेज लेवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो है चेस्ट एक्सरे एंड CT स्कैन। मेजर चीज़ जो चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन में देखने को मिलती है वो है बायलैटरल टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द लोअर लोब ऑफ लेफ्ट, इन द लोअर लोब ऑफ बोथ लंग। निमोनिया लाइक इन्फेक्शन होगा, दोनों तरफ होगा, दोनों फेफड़ों में होगा, लंग्स के लोअर लोब में। ये मेजर चीज़ है जो कि चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन में देखी जा सकती है। इसके अलावा ECG हम करवा सकते हैं पेशेंट का, जिससे पता चलेगा कुछ इसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। रैपिड टेस्ट होता है जो कि 7th डे ऑनवर्ड करवाया जाता है पेशेंट का, जिसमें हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है कि नहीं, ये रैपिड टेस्ट से पता चल जाता है। लेकिन मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द कोरोना वायरल डिजीज इज PCR और RT-PCR टेस्ट। तो आइए कुछ जान लेते हैं ये PCR टेस्ट क्या है, किस तरह से किया जाता है और कब कब ये PCR टेस्ट हमें करना है। तो PCR टेस्ट स्वैब के द्वारा किया जाता है। हम एक स्टेराइल कॉटन स्वैब नहीं लेना है, हमें डेक्रेन या रेयॉन का बना हुआ स्वैब लेना है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वैब है। स्टेराइल लेना है स्वैब और उसको ओरोफेरेंजियल, नेसोफेरेंजियल या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम इसको लैब में टेस्ट करेंगे। जो पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, क्वारंटीन में हैं, उनमें जब वो इन्फेक्ट हुए हैं उससे 5th डे में हमें ये सैंपल लेना है और रिपीट टेस्ट हमें ये करना है। सेकंड सैंपल हमें जो लेना है वो 14 दिन बाद दूसरा सैंपल लिया जाएगा। और अगर 5th डे वाला सैंपल और 14th डे वाला सैंपल दोनों ही निगेटिव आते हैं, तभी ये माना जाएगा कि ये पर्सन निगेटिव है। अगर एक भी सैंपल पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव पेशेंट मान करके ही आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और जो पेशेंट ऑलरेडी सिम्टम्स डेवलप कर चुके हैं, आइसोलेशन में हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जब प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हमें लगता है कि वो क्योर हो गया है, तब उसका पहला सैंपल कलेक्ट करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे पहला सैंपल जो हम लेंगे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओरोफेरिंक्स या नेसोफेरिंक्स के द्वारा लें। दूसरा सैंपल जो हम लेंगे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेंगे। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेना पॉसिबल ना हो किसी कारणवश, तो हम स्पूटम भी टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट का। और दोनों टेस्ट के बीच में 24 आवर्स का डिफरेंस रखेंगे इन आइसोलेशन पेशेंट जिसमें सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं। और जिनमें सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं, जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, उसमें 5th डे पहला सैंपल लेंगे और दूसरा सैंपल 14th डे लेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा तरीका है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बचे रहें इससे। तो मेन जो फर्स्ट स्टेप है ऑफ द प्रिवेंशन इज़ टू मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस
of about 6 to 8 feet is sufficient for the coronavirus to protect from the coronavirus। क्योंकि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो 5 फुट तक अमूमन हमारी ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करती हैं। अगर हमारा डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगा, 6 फुट रहेगा, तो ये बीमारी होने की संभावना हमें कम होंगी। सेकंड चीज़, हैंड सैनिटाइजेशन। जब हम हैंड सैनिटाइज रखेंगे तो हमें फॉर्माइट इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। हैंड सैनिटाइजेशन कम से कम हमें 20 सेकंड्स के लिए करना है। हैंड सैनिटाइजेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। तो पहला स्टेप जो हैंड सैनिटाइजेशन का है वो है पाम टू पाम रब। सेकंड स्टेप इज पाम टू बैक रब। थर्ड स्टेप is palm to interdigital space rub. Fourth step is finger rub. Fifth is fingertips rub. Sixth step is nails rub. And sixth step is thumb rub. तो इन 6 स्टेप्स के द्वारा जब हम 6 स्टेप कर लेंगे तब हम ये सोच सकते हैं कि अब हम पूरी तरह से सैनिटाइज हो गए हैं। हैंड वॉश हमने कर लिया है और हैंड वॉश हमें साबुन और पानी से ही करना है। जहाँ पर साबुन और पानी हमारे पास नहीं है वहाँ पर हम अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम से कम 70% होना चाहिए। और साबुन से हाथ धुलना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा रिलायबल है अपेक्षाकृत हैंड सैनिटाइजेशन के। इसलिए खाने के पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हैंड सैनिटाइज ही करें बाय साबुन, बाय सोप एंड वाटर। सेकंड चीज़ जो आती है मास्क। मास्क बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो कोरोना वायरस कभी भी हमारे अंदर स्किन से नहीं अंदर जा पाएगा, क्योंकि ये एक इंटैक्ट सरफेस है। इसको अंदर जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक माध्यम चाहिए। और वो कैसे अंदर जाता है? वो जाता है हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाएगा, बाय नोज़, बाय माउथ and by eyes. So we have to protect all these 3 things so that we can get protected from the coronavirus. तो माउथ और नोस्ट्रल को कवर करने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे। मास्क किस तरह से पहनना है? स्ट्रिंग्स, बाय स्ट्रिंग्स। कभी भी हमें मास्क को सरफेस पे या बैक पे टच नहीं करना है, हमेशा उसको स्ट्रिंग से ही पहनना है और स्ट्रिंग से ही उतारना है उसको। और एक बार मास्क उतारने के बाद उसको रीयूज़ नहीं करना है, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। और मास्क, कौन सा मास्क पहनना चाहिए? तो नॉर्मल मास्क जो ट्रिपल लेयर मास्क होता है या नॉर्मल सर्जिकल मास्क होता है वो सफिशिएंट है पहनने के लिए, सभी पेशेंट के लिए, सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए। बेसिकली जो हेल्थ वर्कर्स ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं किसी पेशेंट के या डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं किसी पेशेंट के, उनको N95 मास्क ही पहनना है। उनके लिए N95 मास्क की ही आवश्यकता है। बाकी लोग नॉर्मल ट्रिपल लेयर मास्क पहन सकते हैं। अगर कभी हमारे पास मास्क नहीं है तब हम क्या करेंगे? हमें खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो हमारे पास अगर कोई टिश्यू पेपर है, कोई हैंकी है, तो हम उसमें खांस लेंगे या छींक लेंगे और उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। या फिर हम अपनी स्लीव्स में खांसें या छींकें, क्योंकि ये पार्ट हमारा दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। जब हम हाथ मिलाते हैं तो आगे से मिलाते हैं, अपने हैंड से शेक करते हैं। इस पार्ट को दूसरे के कांटेक्ट में ये वाला पार्ट नहीं आता है, इसलिए हम अपर स्लीव्स में ही खांसें या छींकें अगर हमारे पास
वहाँ पर मास्क अवेलेबल नहीं है या कोई दूसरा मीन्स नहीं है। इसके अलावा स्पिटिंग को अवॉइड करना है हमें, पान मसाला टोबैको च्युइंग अवॉइड करना है हमें, क्योंकि जब हम स्पिट करते हैं अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो स्पिट करेगा, वो इन्फेक्शन उसमें भी आ जाएगा जो स्पिट करे, जो उसने स्पिट किया होगा। फोर्थ चीज़, ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने हैं हमें, फॉर्माइट इन्फेक्शन से बचे रहेंगे हम। पीपीई किट हेल्थ केयर वर्कर्स को पहननी है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं पेशेंट्स के या सस्पेक्टेड पेशेंट्स के, उनको यूज़ करना है पीपीई किट। और इसके अलावा क्लीनिंग एंड मॉपिंग ऑफ द फ्लोर, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या हमारे ऑफिसेज हैं उनको क्लीन करने के लिए हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसको क्लीन करने का भी एक तरीका है कि जो सरफेसेस साफ़ हैं उनको पहले हमें क्लीन करना है, या जिन सरफेसेस में आवाजाही कम होती है उनको पहले हमें क्लीन करना है। इसके बाद हमें जो गंदे सरफेसेस हैं जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा होती है उनको क्लीन करना है। और जो मेटल सरफेसेस हैं उनको हमें 70% ऑफ अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं। और जो सरफेसेस ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, ज़्यादा टच करते हैं हम बार बार उन सरफेसेस को दिन में कम से कम 2 बार 4 बार सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से आप पोंछें, इससे आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा घर में आप प्रॉपर डिटर्जेंट से भी साफ़ कर सकते हैं। फिनाइल इज़ नॉट सच इफेक्टिव। इसके अलावा आप प्रॉपर रेस्ट लें, स्लीप लें, मेडिटेशन करें, योगा करें, विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाएं, प्लेंटी ऑफ वाटर पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उससे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन डिहाइड्रेटेड नहीं होंगी, क्रैक्स नहीं आएंगे और कोरोना वायरस को एंट्री करने की स्पेस नहीं मिलेगी। इसलिए हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। यह ऐप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब भी आप किसी कोरोना वायरस पेशेंट के संपर्क में आते हैं, मिल रहे हैं, वो कोरोना वायरल पेशेंट हो सकता है, सस्पेक्टेड है, या वो व्यक्ति आगे चल करके अगर कोरोना वायरस पेशेंट कोरोनल डिटेक्ट किया जाता है, कोविड-19 पेशेंट डिटेक्ट किया जाता है, तो भी आपको ये सूचित कर देगा कि आप इतने दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे वो अब कोरोना पॉजिटिव हो गया है और आप अपना टेस्ट करवा लीजिए। तो आरोग्य सेतु ऐप अपना डाउनलोड करें। इसके अलावा कभी भी आपको बाहर किसी आवश्यक कार्य से अगर जाना पड़ता है तो आप जैसे ही घर आएँ सबसे पहले बाथ लें बिना कुछ छुए, अपने बालों को धुलें, शैम्पू करें, अपने क्लोथ्स डिसइंफेक्ट करें, उनको डिटर्जेंट पाउडर में वॉश करें और उनको धुल लें, उनको प्रॉपर धूप दिखाएं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि एक जनरल पार्ट था, सभी को जानना चाहिए कोरोना वायरस के बारे में। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ मोर specific to the healthcare workers.